हेलो स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए जो एक यूनिट 1 है, उसका एक सब टॉपिक है। उसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, तो उसका मीनिंग हो गया, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस क्या होते हैं, वो कौन सी लेंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एसडीआर क्या होता है, मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, कोटा सिस्टम क्या होता है, वो सब। अब जो आईएमएफ है वो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। उसका ओरिजिन था जब एक ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, वहां से हुए थे। अभी उसकी मेंबर कंट्रीज 191 है। इसका क्या है कि आप सारे डेट्स वगैरह याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, बट एटलीस्ट ईयर आपको याद होना चाहिए कि 1945 में हुआ था। अब इसका कोर पर्पस क्या है, मतलब इसका मिशन क्या है, तो ये चाहता है कि एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी रहे, कोई क्राइसिस में प्रिवेंशन ला पाए वो, और सारे ओवरऑल लेवल के ऊपर, और इकोनॉमिक पॉलिसीज डेवलपमेंट में भी या फिर रिफॉर्म्स लाने में हेल्प कर पाए। कोई भी अगर किसी को भी शॉर्ट टर्म कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ रहा है, कोई कंट्री को, उनकी मेंबर कंट्री हो गई, तो उसको भी हेल्प कर पाए। उसके की ऑब्जेक्टिव्स भी उसके साथ लिंक्ड ही है। जो हमेशा जो मिशन होता है, विजन होता है ना, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसकी फंक्शंस, उनके कोर फंक्शंस, सब कुछ उससे लिंक्ड ही होता है। तो अगर आप देखोगे तो जैसे वो ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन चाहता है, स्टेबिलिटी तभी आएगी जब ही ग्लोबल लेवल पे कोई कोऑपरेशन देने वाला, मॉनेटरी कोऑपरेशन देने वाला ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होगा। दूसरा होता है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप अगर कोई एक कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई चीजें, या फिर कोई दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो, तो अगर उनके वहां पे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ रही है तो वो आपकी कंट्री को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी। तो अगर वो दोनों कंट्रीज मेंबर कंट्री में आ रही है, या फिर अगर आप एक मेंबर कंट्री है आईएमएफ का, तो आप उसका हेल्प ले सकते हो। ठीक है। और दूसरा होता है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, ग्रोथ वगैरह में भी इशू आ रहे हैं, या फिर कोई बहुत पोवर्टी कोई कंट्री में फैली हुई है, तो उसके रिडक्शन में भी हेल्प किया जाता है। कोई भी सडन क्राइसिस आ जाते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि पेंडेमिक्स आ जाते हैं, क्राइसिस आ जाते हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से इकोनॉमी भी पूरा क्रैश हो जाता है। तो उस सिचुएशन के अंदर फिर से स्टेबिलिटी लाने के लिए, या फिर अगर वो ऐसी एज पे खड़ा हुआ है कि अब क्राइसिस आने वाले, तो उससे पहले ही उसका रिजोल्यूशन ला दिया जाता है। और दूसरा होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्शन। जैसे मेरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो ऐसे डिफरेंस आते ही रहेंगे, हमेशा तो सारी चीजें स्टेबल नहीं रह सकती, तो उसके करेक्शन के लिए भी हेल्प कर देता है। अल्टीमेटली आईएमएफ ना एक गार्जियन के तौर पे वर्क करता है कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। मतलब कोई भी ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल सिस्टम ले लो, कंट्री लेवल पे भी ले लो, वो हमेशा एज अ गार्जियन के तरीके से काम करता है। अब ये जो की ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए कुछ ऐसी फंक्शन तो करने पड़ेंगे ना, मतलब ऐसे कुछ कोर फंक्शंस होंगे जिसके वजह से वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। तो सबसे पहला होता है सर्वेलेंस। अब सर्वेलेंस का या फिर मॉनिटरिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग वहाँ पे बैठे बैठे आपका डेटा चेक करते रहेंगे कि अभी कितना जीडीपी हुआ देश का, ऐसा नहीं। विल गो टू एवरी मेंबर कंट्री। वो वहाँ की गवर्नमेंट से, वहाँ की सेंट्रल या फिर रिजर्व बैंक होती है उससे, स्टूडेंट से, बिजनेस ओनर्स से मीटिंग्स करते हैं, उनका एक व्यू पॉइंट लेते हैं, उसके ऊपर से जो प्रेजेंट सिनारियो है, जो प्रेजेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उसको कंपेयर करते हैं, उसके बीच में गैप खोजते हैं, एक नया एक रिफॉर्म्स लाने का या फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क पूरा सजेस्ट करते हैं। और उस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर वो कंट्री को कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है तो वो भी, या फिर टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए होता है तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। अभी दूसरा आ गया कि वो किस किस टाइप की लेंडिंग फैसिलिटी देते हैं, और उसके नेचर क्या होता है, उसका यूज क्या होता है। तो टोटल 4 टाइप की लेंडिंग फैसिलिटी हमें पढ़नी है, जो बेसिकली यूजीसी नेट के लिए चाहिए होती है। तो मैंने एक टेबल फॉर्मेट में पूरा हमारे लिए बना दिया है, तो हम एक एक करके समझ जाते हैं, फिर चारों का एक साथ साथ में रिवीजन कर लेंगे। शायद ये मैच द फॉलोइंग के तौर पे अगर पूछ लिया जाए कि एसबीए कौन सी सिचुएशन में ली जाती है,
ईएफएफ कौन सी सिचुएशन में ली जाती है, आरएफआई कौन सी सिचुएशन में ली जाती है। तो हमें पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आएगी तो चलेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एसबीए कौन सी चीज के लिए लिया जाता है, या फिर पीआरजीटी कौन सी चीज के लिए लिया जाता है, या फिर आईएमएफ प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एसबीए को, स्टैंड बाय अरेंजमेंट। स्टैंड बाय अरेंजमेंट जब भी आपको टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ गई ना, तभी आप लोगे। जैसे मेरी सैलरी होती है 5 तारीख को, मेरा लोन का इंस्टॉलमेंट आता है 3 तारीख को, तो 2 दिन के लिए मैं मेरे किसी दोस्त से या फिर मेरे पेरेंट्स से 10,000 का वो इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा ले रही हूँ, और 2 दिन बाद में मेरी सैलरी आती है उनको रिटर्न कर दे रही हूँ, तो ये टेम्परेरी मेरा इशू हो गया। तो वैसे ही कई बार कंट्रीज को भी ऐसा हो जाता है कि उनको कोई भी चीज उन्होंने जो एक्सपोर्ट की होती है उसका पेमेंट थोड़ा लेट आने वाला होता है, और उन्होंने जो इंपोर्ट करके मंगाई होती है उसका उनको पेमेंट करना रहता है। अब उसके लिए उनको कई बार बहुत टेम्पररी बेसिस पे शॉर्ट टर्म के लिए एक बड़ी अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो तभी आईएमएफ हेल्प कर देता है इस टाइप का लेंडिंग करके। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ऑब्वियसली ये टेम्परेरी बीओपी को मैनेज कर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा। जैसे कई बार हमारी फिजिकल इम्बैलेंस हो जाती है, या फिर कोई एक्सचेंज में जैसे मैंने बताया कि इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो उस कंडीशंस में ये हेल्पफुल होता है। मतलब ये मान के चलो कि टेम्परेरी बीओपी का जो प्रॉब्लम आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम आता है, उसमें काम आता है। दूसरा होता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये भी बीओपी प्रॉब्लम के लिए यूज होता है, बट ये लॉन्ग टर्म का है। मतलब जैसे कोई लॉन्ग टर्म ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसा स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की जरूरत पड़ गई जिसकी वजह से मुझे बीओपी का कोई पेमेंट का इश्यू आ गया या प्रॉब्लम आ गया, तो उस सिचुएशन के अंदर ईएफएफ होता है। तो अभी देखो ये दोनों चीजों को एक समझो आप, एसबी है ना टेम्पररी बीओपी के लिए यूज होता है, ईएफएफ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं ये लोग यूजीसी नेट वाले, तो ये हमेशा याद रखो। एस मतलब शॉर्ट टर्म होता है, स्टैंड बाय वैसे भी बोला जाता है, तो एस पर से शॉर्ट टर्म याद रख लो तो याद रह जाएगा। अब तीसरा है आरएफआई, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। ये कोई ऐसे क्राइसिस आ गए, सडन क्राइसिस आ गए, मतलब देखो अभी के अभी पेंडेमिक आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई ऐसा क्राइसिस आ गया कि मुझे अभी के अभी इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट है फॉर शॉर्ट टर्म ओनली, बट मुझे अभी रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही, तो उस टाइम पे ये आरएफआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। अब पीआरजीटी, पीआरजीटी में नाम में पॉवर्टी है, तो जब भी कोई ऐसी क्रॉनिक ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि जैसे ग्रोथ इश्यू दिख रहे हैं, जब भी कोई भी वहां पे ऑफिशियल जा रहे हैं जब भी आईएमएफ के, तो वो पूरा इवेल्युएशन करते हैं, तभी उनको पता पड़ता है कि यहाँ पे तो पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, ग्रोथ के इश्यूज भी बहुत ज्यादा है, तो वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म की लोन दे दी जाती है। और ये लो इनकम कंट्रीज को दी जाती है, जनरली कंसेशनल लोन दी जाती है, या तो 0% पे या तो फिर बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे दी जाती है। और ये लॉन्ग टर्म पे क्यों दी जाती है, फिर मीडियम टर्म पे क्यों दी जाती है, वो भी आप समझो एक चीज, कि कोई कंट्री जो है वो इतना पुअर है जहाँ पे ग्रोथ ही नहीं है, तो पहले उसको एक लेवल में आने में ही टाइम लग जाएगा, है ना। तो उसको आप शॉर्ट टर्म के लिए दोगे तो वो फिर से वही बोलेगा कि अभी तो हम पोवर्टी में से ही बाहर आए ही हैं और आप रीपेमेंट स्टार्ट करवा रहे हो, तो फिर से सेम सिचुएशन अगेन सर्कल आ जाएगा। इसके लिए उन लोगों को मीडियम या लॉन्ग टर्म की लोन दी जाती है, जो कंट्रीज के अंदर पॉवर्टी या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उसके लिए। तो एसबीए होता है वो टेम्पररी बीओपी के लिए होता है, ईएफएफ होता है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो गए या फिर लॉन्ग टर्म कोई बीओपी के इश्यूज आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके लिए रहता है। आरएफआई जो रहता है वो लॉन्ग टर्म, तो सॉरी लॉन्ग टर्म नहीं रहता है आरएफआई, इमरजेंसी असिस्टेंस के लिए रहता है। और पीआरजीटी रहता है वो लो इनकम जो कंट्रीज होती है उनको लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। अभी एसडीआर क्या होता है, जैसे एक तो क्या होता है कि आईएमएफ लेंडिंग प्रोवाइड करता है, जैसे आरबीआई भी कई बार कई बैंक्स को लेंडिंग प्रोवाइड करती होती है, कई बैंक्स भी इंडिविजुअल्स को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लोन्स प्रोवाइड करती होती है, ठीक है। पर सेम वे आरबीआई कैसे किसी बैंक को अगर लाइसेंस इशू करती है तो उसके लिए सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना जरूरी होता है, तो सेम वे ये एसडीआर भी है, ये भी एक टाइप का रिजर्व ही है जो 1969 में इसका कॉन्सेप्ट खोजा गया था। और ये एक
पांच करेंसी है, यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, चाइनीज रेनबीबी हो गया, जापानीज येन हो गया और पाउंड स्टर्लिंग हो गया। ये 5 करेंसी के अंदर मेंटेन की जाती है। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि लोन है तो इसके ऊपर आप कभी भी इसको पूरा यूज कर सकते हो, या फिर इसका ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो मैं एक वो काम करती हूँ, मैं पहले आप लोगों को कोटा समझा देती हूँ, फिर मैं आपको एसडीआर समझाती हूँ, तो समझने के लिए बहुत इजी रहेगा। पहले तो कोटा क्या है, तो कोटा डिफाइन कैसे होता है। जैसे कोटा क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी होती है तो शेयर के बेसिस के ऊपर वोटिंग राइट्स वगैरह डिफाइन होते हैं। सपोज कोई भी जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, तो किसी के पास अगर 51% शेयर्स पड़े हुए हैं किसी भी कंपनी के, तो उसका होल्ड ज्यादा होगा। किसी के पास 20% पड़ा हुआ है, किसी के पास 30% पड़ा हुआ है, किसी के पास 1% पड़ा हुआ है। तो वोटिंग राइट कैसे डिफाइन होगा, उसका होल्ड ज्यादा होगा क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर है ना। और वो असेस भी उसके पास ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं किसी कंपनी के अंदर 30% शेयर होल्ड करती हूँ, तो मैं उसके सारे चीजों के बारे में, मतलब उसके कोई भी डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट मेरा ज्यादा दिखेगा। ठीक है, वैसे ही इसका भी होता है। जैसे आपका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कितना है, आपका वोटिंग पावर कितना है, आपको असेस कितना मिलेगा आईएमएफ रिसोर्सेज पर से, ये कोटा सिस्टम के थ्रू डिफाइन होता है। अब ये डिफाइन कौन करता है, तो आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिफाइन करते हैं, और ये हर 5 साल में रिव्यू किया जाता है। ये कैलकुलेट कौन से बेसिस के ऊपर होता है, तो कोटा जो है ना वो जीडीपी के बेसिस के ऊपर, मतलब जैसे किसी भी कंट्री का जीडीपी बहुत ज्यादा है तो उसका साइज बड़ा होगा इकोनॉमी का। ठीक है, दूसरा हो गया ओपननेस। अभी ओपननेस मतलब ट्रेड ओपननेस क्या होती है, कि कोई भी कंट्री होती है ना, वो इतनी ज्यादा कंट्रीज के साथ ग्लोबल लेवल पे जुड़ी हुई है ना, कि अगर कोई ग्लोबल लेवल क्राइसिस आ रहे हैं तो वो उसको सबसे ज्यादा इम्पेक्ट करेंगे। अब मैं कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही हूँ, मैं किसी कार बना रही हूँ जो मैं 200 कंट्री में एक्सपोर्ट करती हूँ, और वो सारी कंट्रीज में ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस आ जाते हैं, तो डेफिनेटली लोगों की इनकम कम हो जाएगी, तो मेरी कार कोई परचेस नहीं करेगा। अब मेरा मेन इकोनॉमी का 10% वो कार के बिजनेस पे ही खड़ा हुआ है, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे ही खड़ा हुआ है, तो मुझे तो इश्यू आ जाएगा ना एज अ कंट्री। तो जितनी भी ओपननेस या फिर ट्रेड ओपननेस ज्यादा होती है, उतना ग्लोबल क्राइसिस का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, उतना ही आईएमएफ को ज्यादा उसको हेल्प करना पड़ेगा अगर कोई ग्लोबल क्राइसिस आ गया तो। दूसरा होता है इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक स्पेसिफिक कंट्री होता है, उसका कोई एक बिजनेस के ऊपर ही ज्यादातर ही वो इम्प्रेशन रहता है। जैसे मतलब कोई कई कंट्रीज ऐसी रहती है जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ही मानी जाती है ग्लोबल लेवल पे अगर मानने जाए। अब कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से या फिर दूसरी तीसरी कोई भी सिचुएशन की वजह से, वॉर सिचुएशन की वजह से कोई भी कंट्री उनसे अब ऑयल ऑयल लेने के लिए रेडी नहीं है, या फिर वो लोग थोड़ा महंगा ऑयल बेच रहे हैं ओपेक के अगेंस्ट में जाके, या फिर कोई भी रीजन की वजह से, तो उसकी वजह से जो अगर इंस्टेबिलिटी आ रही है कोई भी, तो उस केस में भी आईएमएफ को हेल्प करना पड़ेगा वो मेंबर कंट्री को। दूसरा होता है अगर कोई भी कंट्री के पास इंटरनेशनल रिजर्व बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, जैसे यूएसडी पड़ा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के दूसरे फॉर्म ज्यादा पड़े हुए हैं, प्लस में गोल्ड के बहुत ज्यादा लेवल्स पड़ा हुआ है उनके पास, क्वांटिटी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है गोल्ड की एज अ रिजर्व, तो वो एक स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, मतलब वो उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। जब मेरे पास इतना ज्यादा रिजर्व्स पड़े हुए हैं तो कोई भी क्राइसिस आएगा तो वो मुझे इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे भी लेने जाए तो जैसे कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो जो कोई वर्थी फैमिली है या फिर कोई वर्थी ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस में भी हम देखने जाए, तो उसको ज्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ता, कम इम्पेक्ट पड़ता है। जबकि जो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी खड़ा ही हुआ है और जिसको अभी मतलब वो इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो सेम वे इसमें भी ये कॉन्सेप्ट काम करता है।
अभी कोटा मैटर क्यों करता है, मतलब कोटा, चलो हमने समझ लिया कि मेरा कोटा डिफाइन हो गया, बट ये इसका मैटर क्या है, तो कंट्रीब्यूशन हो गया कि मैं कितना कंट्रीब्यूट करूंगी एज अ कंट्री, मेरा वोटिंग पावर क्या होगा, मुझे कितना लैंडिंग मिल पाएगा, मेरा एसडीआर जो, अगर मुझे रिजर्व्स का मतलब मुझे रिजर्व्स देनी पड़ेंगी ना, जैसे हम सीआरआर और एसएलआर तो कंपनी, कोई भी बैंक के बिजनेस के ऊपर ही डिफाइन करता है कि आपका इतना आपको परसेंटेज रखना पड़ेगा, तो उसका अलोकेशन कितना हो जाएगा, तो वो सारा कोटा सिस्टम के ऊपर ही निर्भर करता है। इसके लिए हमने पहले एसडीआर नहीं लिया है, हम आईएमएफ कोटा सबसे पहले पढ़ रहे हैं। अभी कितना, ये एक सिर्फ आप लाइन याद रख लीजिएगा कि एक वोट ना 1 लाख कोटा के, मतलब जैसे सपोज आप मान लो कि आपके पास 10 लाख, 1 करोड़, 20 लाख पकड़ के चलते हैं, 20 लाख का अमाउंट है, तो आपको 20 वोट मिल जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से ये एक एक जो वोट रहता है ना, वो फाइनल इक्वल रहता है, मतलब वो सारी कंट्रीज को इक्वली मिल ही जाता है। तो दूसरा ये वोटिंग राइट है ना, वो जितना आप कोटा मेंटेन करते हो, आप जितना वहां पे आपके रिजर्व्स रखे हुए हैं, आपका कोटा है, उसके हिसाब से आपको वोटिंग राइट मिल जाते हैं। दूसरा होता है कि ये, अगर आपको आईएमएफ लैंडिंग चाहिए तो उसका डायरेक्ट रिलेशन आपका कोटा सिस्टम से रहता है। जैसे आप एनुअल असेस कोई भी आईएमएफ लैंडिंग का रहता है तो वो भी कोटा सिस्टम से होता है, क्यूमुलेटिव बोरोइंग भी उसी से ही डिफाइन होगी। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली होती है, एनुअल और क्यूमुलेटिव में फर्क क्या हो गया। जैसे अगर मैं इंडिया कंट्री हूँ और आईएमएफ मुझे लोन देना चाहता है, तो आईएमएफ ने एक डिफाइन किया हुआ है कि क्यूमुलेटिव वे में हम आपको 1 करोड़ की लोन दे पाएंगे, और एनुअल बेसिस पे हम आपको 10 लाख की दे पाएंगे। तो अब क्या हो गया, ऑलरेडी एज अ कंट्री इंडिया मैंने 50 लाख की लोन प्रीवियस ईयर्स में लेके रखी हुई है, जिसका रीपेमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ हॉलीडे पीरियड भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। 50 लाख मैंने ऑलरेडी लेके रखी है, इस साल में वो लोग बोल रहे हैं 10 लाख मुझे मिल सकती है, तो मैंने 10 लाख इस बार का भी फंड ले लिया है, तो मैंने 60 लाख ऑलरेडी यूटिलाइज कर दी है, तो मेरा 40 लाख बाकी है। तो अभी मैं 10 लाख में ऑलरेडी यूज करके बैठी हूँ, तो एनुअल लेवल पे मेरा कोटा खत्म हो गया है, मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई है, पर ओवरऑल मेरी कैपेसिटी 40 लाख पेंडिंग है। ये मतलब होता है एनुअल और क्यूमुलेटिव बोरोइंग का। अभी जो अगर इनकेस कोटा जो रहता है ना, उसका अलोकेशन कैसे रहता है, जैसे सपोज 5 साल में कोटा रिव्यू होता है। अभी के लिए इंडिया का ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 100 रुपए का कोटा रखना था इंडिया को, अभी तक 100 रुपए का था, तो अभी वो 110 रुपए का हो गया आफ्टर रिव्यू। तो उसमें से जो 2.5 रुपीज होंगे ना, वो हम यूएसडी में या फिर एसडीआर में या फिर जो भी 4 दूसरी करेंसीज है उसमें भी रख सकते हैं, और बाकी 7.5 रुपीज है वो हमें होम करेंसी में रखना कंपलसरी है। अभी कोटा और एसडीआर का जो लिंकिंग है ना, वो हम पहले एसडीआर समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे, तो इजी रहेगा समझने के अंदर। अभी एसडीआर क्या होता है, एसडीआर ना एक रिजर्व है, जैसे कोटा पर से डिफाइन हो गया कि मेरी कंट्री का जीडीपी इतना है, और मेरे पास इतना, मैं इतना कंट्रीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हूँ, मेरा अगर मेरा ऑयल एक्सपोर्ट का है, फिर वर्नेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है मेरे एक्सपोर्ट की, या फिर है, उसके बेसिस के ऊपर एक कोटा डिफाइन हो गया, उसके ऊपर से एसडीआर डिफाइन हो गया कि मुझे इतने रिजर्व्स एज अ कंट्री आईएमएफ के पास रखने पड़ेंगे, ठीक है। अभी इससे हेल्प क्या हो जाती है, एक तो ये ग्लोबल लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ये एक ऑफिशियल रिजर्व का काम करता है, जब भी आपकी कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाता है तो ये आपको हेल्पफुल रहता है। ये इसका जो यूज होता है ना, ये सिर्फ मेंबर कंट्रीज के बीच में और आईएमएफ के बीच में ही होता है, मतलब कोई आप कंपनी या ट्रेडर को या फिर ऐसे ही ये लोन नहीं दे पाता है।
और जो अलोकेशन होता है ना एसडीआर का, वो जैसे मैंने पहले ही बताया आईएमएफ कोटा के हिसाब से होता है, इसीलिए पहले हमने आईएमएफ कोटा समझा, उसके बाद अभी हम एसडीआर समझ रहे हैं। ये कोई लोन नहीं है, ये बहुत समझने वाली बात है। एसडीआर कोई करेंसी नहीं है, ये कोई लोन नहीं है, ये सिर्फ एक रिजर्व है जो जिसके बदले में आप एसडीआर के बदले में आप हार्ड करेंसी भी ले सकते हो, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री दोनों एक दूसरे के साथ ये सेटलमेंट भी कर सकते हैं। तो एसडीआर किसके थ्रू इशू होता है? आईएमएफ के थ्रू होता है। ये क्या है? एक रिजर्व असेट है। यूज कौन कर सकता है? मेंबर कंट्रीज कर सकते हैं, रिजर्व बैंक कर सकता है। ये कोई करेंसी नहीं है। इसका कोई रीपेमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, मतलब ये कोई लोन नहीं है तो आप रीपेमेंट तो करोगे ही नहीं, बस आपको वो इतनी अमाउंट आपको वहां पे मेंटेन करनी है विद आईएमएफ कि आपका कोटा इतना है, आपका जीडीपी इतना है, आपकी कंट्री का अकॉर्डिंगली आपको इतना एसडीआर मेंटेन करना है। ये एक जनरल रिजर्व सपोर्ट बोल सकते हैं। और अभी अगर जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि ओवर और अंडर एसडीआर रह जाते हैं, कि जैसे मेरे पास अभी एसडीआर कम बने हुए हैं बट मेरे पास फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है, मेरे पास यूएसडी डॉलर रिजर्व में पड़े हुए हैं, और कोई कंट्री ऐसी है जिसके पास एसडीआर ज्यादा पड़ा हुआ है और उनको यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों कंट्रीज आईएमएफ के थ्रू इंटरचेंज कर सकते हैं अपना एसडीआर का कोटा, मतलब एसडीआर का पार्ट, एंड जो करेंसी है उन दोनों को इंटरचेंज कर लिया जा सकता है। दूसरा होता है कि इसका यूसेज क्या है, मतलब आप एसडीआर कब यूज कर पाओगे। एक तो जैसे मैंने बताया कि दो कंट्रीज एक दूसरे को जब भी रिक्वायरमेंट रहती है, किसी को कभी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, कभी किसी को एसडीआर की मेंटेनेंस की वजह से रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो इंटरचेंज कर दिया जाता है। वॉलेंटरी एक्सचेंज कर सकते हैं आप एसडीआर को और करेंसी को, पर वो 5 करेंसी के अंदर ही ट्रांजेक्शन होंगे, जिसका मैंने पहले बताया था, जैसे यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, चाइनीज रेनमिनबी हो गया, जापानीज येन हो गया और पाउंड सर्लिंग हो गया। अभी कभी बीओपी का बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है, फॉरेक्स रिजर्व का सपोर्ट चाहिए होता है, इमरजेंसी लिक्विडिटी चाहिए होती है, उस कंडीशन में आप एसडीआर का यूज कर सकते हो, बट ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, या फिर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए आप इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो पूछी जा सकती है कि एसडीआर होल्डिंग आपको अगर सपोज 100 रुपए रखना है और आपका एसडीआर अलोकेशन आपको किया गया है, वो 100 रुपए किया गया है, और आप होल्ड कर रहे हो 90 रुपीज, तो आपको 10 रुपए के ऊपर जो आपका शॉर्ट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेम वे अगर आपका अलोकेशन हुआ है 100 रुपए, मतलब आपको बोला गया कि आपको 100 रुपए मेंटेन करने हैं और आप मेंटेन कर रहे हो 110 रुपए, तो आपको 10 रुपए जो ज्यादा मेंटेन कर रहे हो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी रिसीव हो सकता है। बट ये मेक श्योर कर लो एसडीआर कोई करेंसी नहीं है, कोई लोन नहीं है, ये जस्ट एक इंटरनेशनल रिजर्व असेट है जो आप दूसरी कंट्री के साथ फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एसडीआर अगेंस्ट these 5 एक्सेप्टेबल करेंसीज। अभी आईएमएफ कोटा सिस्टम हमने समझ लिया, ये दोनों के बीच का लिंकिंग क्या है, मतलब लिंक बिटवीन कोटा एंड एसडीआर क्या है। अभी एसडीआर अलोकेशन होता है वो कोटा के बेसिस पे होता है, ये हमने समझ लिया। तो जितना भी जो भी कंट्री का कोटा हायर होगा उसका एसडीआर अलोकेशन भी ज्यादा होगा। तो जैसे इंडिया का कोटा है वो 100 रुपए है, चाइना का 130 रुपया है, यूएसए का 200 रुपया है, तो डेफिनेटली जो भी कंट्री है उसका एसडीआर अलोकेशन ज्यादा है, जिसका कोटा ज्यादा है उसका एक होल्ड भी ज्यादा रहेगा। तो कई बार इमर्जिंग इकोनॉमीज इसके ऊपर आर्ग्यू भी करती हैं कि वो लोग ओवर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अभी के लिए लार्जेस्ट कोटा होल्डर जो है वो है यूएसए। तो ये था ओवरऑल आईएमएफ के ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो, जो आपको हेल्प कर पाएगा आपकी यूजीसी नेट की एग्जाम के लिए। इससे ज्यादा कुछ रीड नहीं करेंगे चलेगा, मतलब कितने साल के लिए लोन दी जाती है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, या फिर कोटा के परसेंटेज क्या है, अभी इंडिया की पोजीशन क्या है, वो सारी फैक्चुअल डेटा यूजीसी नेट जनरली नहीं पूछता है।
फिर भी अगर आपको पढ़ना ही है तो आप IMF की ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़िए, मैंने ये पूरा डेटा उसी में से ही बनाया हुआ है। इन केस आपको कोई डाउट जा रहा है इसके अंदर कि वीडियो में कोई मेरे से मिस्टेक हुई है, फिर कोई